हेलो बच्चों, आज हम आपको केमिस्ट्री के जो नेक्स्ट लेक्चर है और रसायन बलगतिकी का जो टॉपिक चल रहा था उसके पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा आणविकता किसे कहते हैं। आणविकता के विषय में हम लोग जान चुके हैं, कोट भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं आणविकता तथा कोट में अंतर क्या होता है। अब ये लास्ट टॉपिक ही चल रहा है, चैप्टर हमारा अब खत्म होने की कगार पर है। देखते हैं जो हमारा आणविकता तथा कोट ही होता है क्या होता है। तो हम लोग बेटा एक तरफ लिखोगे आणविकता और एक तरफ लिखोगे क्या, कोटि। अभिक्रिया की आणविकता और एक तरफ अभिक्रिया की कोटि। आणविकता में आणविकता की तरफ क्या लिख दोगे, इसकी परिभाषा लिख दोगे। इसमें पहला पॉइंट लिखोगे अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। इधर जो लिखोगे अभिक्रिया का वेग अभिकारक की जितनी सांद्रता पर निर्भर करता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। हम ये बोल देते हैं और इसे आप लिख लेना, वीडियो को रोक करके पॉज करके अपना लिख लेना इसको। नेक्स्ट बेटा देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या होता है। इसमें लिख लेना आणविकता हमेशा एक क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, इधर लिख लेना कोटि क्या होती है, ये पूर्ण और भिन्न दोनों हो सकती है। तीसरा पॉइंट लिख लेना ये हमेशा जो होगी ये हमेशा पॉजिटिव होगी। इधर लिख लेना पॉजिटिव मीन धनात्मक होगी, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगी, दोनों हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट में इसमें लिख लेना ये कभी शून्य, आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती है और ये शून्य हो सकती है। ठीक है, इस तरीके बेटा इसमें अगर कहा जाए तो जो हमारी आणविकता है ये कभी जिसे बताया जीरो नहीं हो सकता है और ये कभी क्या नेगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये हमने बताया कि ये हमारा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। ये हम लोगों का अंतर था, इसे आप लोग लिख लेना। एक हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक हम लोग देखते हैं छद्म अथवा आभासी एकाणुक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देख लेते हैं छद्म तथा आभासी, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखते हैं आभासी अथवा छद्म एकाणुक अभिक्रिया, एकाणुक अभिक्रिया ये देखते हैं भाई छद्म अथवा आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है। तो याद रखना ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि हमेशा क्या हो, एक हो। और जो बेटा आणविकता है, आणविकता क्या हो, एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो, तो उसे क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, छद्म अथवा आभासी एकाणुक अभिक्रिया। परिभाषा लेना ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो तथा आणविकता एक से अधिक हो उसे छद्म एकाणुक अभिक्रिया अथवा आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल में जैसे हमने बताया C2, जैसे मान लो CH3 COO C2H5 एथिल एसीटेट, इसकी क्रिया हमने जब जल से कराया H2O से, तो बेटा ये बना क्या, CH3 COOH प्लस हमारा क्या बन गया C2H5OH एथिल एल्कोहल। तो अगर ध्यान से देखो तो ये कोट कितनी है इसकी, एक, क्योंकि जल दिख रहा होगा। आणविकता अगर कहा जाए कितनी है तो एक ही है, एक ही है, आणविकता दो है। तो कोट एक है, आणविकता देखो एक से ज्यादा है, तो यह अभिक्रिया कैसी हो गई, छद्म एकाणुक अभिक्रिया या आभासी एकाणुक अभिक्रिया हो गई। तो ये बेटा आप लोग जान गए। अब एक जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों को सीखना है, एक देखते हैं, हेडिंग लिखोगे आप लोग, आरएनएस ने दिया था एक टक्कर सिद्धांत या संघट्ट सिद्धांत। हेडिंग लिखोगे संघट्ट सिद्धांत, संघट्ट सिद्धांत, अथवा लिखोगे क्या, टक्कर सिद्धांत। देखो इसमें क्या है, तो ये दिया किसने था, आरएनएस जी ने। किसने,
आर्हेनियस जी ने ये सिद्धांत दिया था। अब सिद्धांत ये होता क्या है, हम लोग समझते हैं क्या सिद्धांत होता है इसमें। देखो इसमें बेटा बताया क्या है, देखो सबसे पहले आर्हेनियस जी ने इसके लिए बताया कि जो कोई भी अभिक्रिया है कब संभव है, अर्थात कब उत्पाद बन सकता है कब नहीं बनेगा, और अभिक्रिया का वेग क्या होगा इसके संबंध में बताया। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिखो। इस सिद्धांत के अनुसार आर्हेनियस जी ने अभिक्रिया के होने तथा उसके वेग के संबंध में निम्न बातें बताई। लिख लिया, नंबर 1 करके लिखोगे। पहला पॉइंट लिख लोगे, अभिक्रिया होने के लिए, अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक का टकराना आवश्यक है। मतलब जब तक हमारा अभिकारक क्या नहीं होगा, टकराएगा नहीं, तब तक क्या नहीं हो सकता है, अभिक्रिया होगी नहीं। अब ये भी जरूरी नहीं कि टकराने पर हो भी जाए, लेकिन टकराना तो सबसे पहले जरूरी है। जैसे मान लो अभिकारक हमारा ए है और बी है, ये टकरा करके उत्पाद बनाएंगे, तो जब तक ये टकराएंगे नहीं तो उत्पाद कैसे बनेगा, तो टकराना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, टकराना का मतलब है जो टक्कर होगा, टक्कर कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का, एक प्रभावी टक्कर और एक कैसा, अप्रभावी टक्कर। एक प्रभावी टक्कर होगा, एक अप्रभावी टक्कर। तो लिख लोगे टक्कर 2 प्रकार का होगा, एक प्रभावी टक्कर, एक अप्रभावी टक्कर। फिर लिखोगे प्रभावी टक्कर, प्रभावी टक्कर में लिखोगे जब अभिकारक टकरा करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाए तो इस प्रकार के टक्कर को प्रभावी टक्कर कहते हैं, मतलब इसमें उत्पाद बनेगा। दूसरा पॉइंट, अप्रभावी टक्कर में लिखो जब अभिकारक टकरा करके उत्पाद में परिवर्तित न हो तो उसे अप्रभावी टक्कर कहते हैं, इसमें उत्पाद नहीं बनेगा। नोट करके लिख लेना, अप्रभावी टक्कर की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। प्रभावी टक्कर की संख्या कम होगी, लेकिन अप्रभावी की क्या होगी, ज्यादा होगी, ये ज्यादा पाए जाते हैं। अब अप्रभावी टक्कर के कारण क्या है, क्या रीजन है कि ये अभिकारक टकराने के बाद उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं, तो इसमें 2 रीजन है। एक तो आ जाएगा एनर्जी बैरियर, एक हमारा क्या आ जाएगा, एनर्जी बैरियर, ऊर्जा अवरोध जिसको बोलते हैं, और दूसरा हमारा आ जाएगा क्या, अभिविन्यास अवरोध, ओरिएंटेशन बैरियर कह सकते हो। जो हमारा एनर्जी बैरियर है, तो एनर्जी बैरियर क्या होता है, हर अभिकारक की अपनी स्वयं की एक ऊर्जा हुआ करती है। जब ये टकराते हैं तो वो टकराने से उसको क्या करती है, ये रोकती है। हर अभिकारक की जो हमारे परमाणु हैं सब की अपनी एक क्या होती है, एनर्जी बैरियर होती है जो टकराने से रोकती है। तो उसे जो टकराने से रोके वही हमारी क्या, एनर्जी बैरियर है। अब अभिकारकों के टकराने के लिए क्या है, अलग से हमें क्या है, ऊर्जा उसको देना पड़ता है, और वो जो ऊर्जा होती है एनर्जी बैरियर से बराबर या ज्यादा होगी तभी वो टकराएगा। टकराने से हमने बताया जरूरी नहीं उत्पाद बने, लेकिन उत्पाद बनाने के लिए टकराना जरूरी होता है। और अगर अभिकारक का टकराना है तो टकराने के लिए ऊर्जा जो हमें देना पड़ेगा, ऊर्जा की जो आवश्यकता होगी, कम से कम जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो हमारी एनर्जी बैरियर के बराबर होगी। एनर्जी की बैरियर के बराबर हो या ज्यादा हो, अगर एनर्जी की बैरियर के बराबर हो जाएगी तो हमारा अभिकारक क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। और टकराने के बाद क्या है, उत्पाद वो बन सकता है, नहीं बन सकता है, वो डिपेंड करता है। अगला नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा एक जो बैरियर होता है, एक जो और एनर्जी होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिविन्यास अवरोध या ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर में क्या होता है, ओरिएंटेशन बैरियर में इसमें देखो जब भी टकराए गए परमाणु, जैसे मान लो हमारा H2 है प्लस Cl2, गिब्स बना दिया, Cl बना दिया 2HCl, लेकिन ये टकराएगा तो ऐसे भी टकरा सकता है H प्लस Cl, और Cl टकरा गया तो इसमें हमारा उत्पाद नहीं बन पाएगा, ये इम्प्रॉपर टक्कर है। प्रॉपर टक्कर क्या होगा कि H ऐसे टकराए और प्लस Cl और Cl इस तरीके टकरा गया, तो ये हमारा टकरा करके 2HCl क्या हो गया, बन गया। तो ये प्रॉपर टक्कर है। तो ये टकराने पर भी डिपेंड करता है कैसे टकरा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो हमारा एनर्जी बैरियर हो गया, एक ओरिएंटेशन बैरियर हो गया, ठीक है। ये हमारे कारण थे, तो ये हमने पॉइंट लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे बेटा, अब देखो टकराने के लिए क्या होता है, देखो हर अभिक्रिया में उसकी एक क्या होती है, दहलीज ऊर्जा होती है। दहलीज ऊर्जा क्या होती है, तो हेडिंग लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट में दहलीज ऊर्जा।
या देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा क्या होती है देखते हैं। देहली ऊर्जा जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, ये हर अभिक्रिया के लिए एक फिक्स होती है। जैसे कोई अभिक्रिया अगर कराना है, जैसे कोई भी हमारी क्या है अभिकारक है, अभिकारक उत्पाद में जब बदल रहा होता है तो एक ऐसी एनर्जी लेवल होता है, जिससे अभिकारक टकराए तो टकराने के बाद एक ऐसा लेवल होगा कि अगर उसकी ऊर्जा टकराने के बाद की ऊर्जा उस एनर्जी लेवल के बराबर आ जाए या उससे ज्यादा आ जाए तो उत्पाद में बदल जाएगा, और अगर उस एनर्जी लेवल के बराबर नहीं जा पाएगा तो क्या है, वो उत्पाद में नहीं बदल पाएगा। और उस एनर्जी लेवल को ही हम लोग क्या कहते हैं, दहलीज ऊर्जा कहते हैं। लिखो परिभाषा दहलीज ऊर्जा की, लिखो अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए, अभिकारक का उत्पाद में बदलने के लिए न्यूनतम ऊर्जा तल को दहलीज ऊर्जा कहते हैं। अभिकारक के उत्पाद में बदलने के लिए हमने बताया हर अभिक्रिया के लिए एक एनर्जी लेवल होता है, उस एनर्जी लेवल को टकराने के बाद अगर अभिकारक टकराने के बाद उस एनर्जी लेवल के बराबर आ जाए, क्रॉस हो जाए तो उत्पाद में बदल जाता है, तो उस एनर्जी लेवल को क्या कहते हैं, दहलीज ऊर्जा कहते हैं। तो दहलीज ऊर्जा समझ गए, अभिकारक के उत्पाद में बदलने के लिए न्यूनतम ऊर्जा तल को ही क्या कहते हैं, दहलीज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे संक्रमण ऊर्जा या सक्रिय ऊर्जा कह सकते हो। सक्रिय ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी, इसे हम लोग देखो दहलीज ऊर्जा को ईटी से शो करेंगे, इसको शो करते हैं ईए से, एक्टिवेशन एनर्जी। तो सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, नाम में समझ में आ रहा सक्रिय, कि जब देखो जब हमारे अभिकारक होते हैं शुरुआत में ये क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, शुरुआत में क्या होंगे, निष्क्रिय, और इसको अगर सक्रिय करना है, सक्रिय कब हो जाएगा, जब उत्पाद में बदल जाएगा, और इसे बदलने के लिए आपको अलग से ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए दी गई जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। तो लिख लोगे, इसमें लिखोगे सक्रिय ऊर्जा, ये तो लिख ही लिया। अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए न्यूनतम ऊर्जा तल को दहलीज ऊर्जा कहते हैं, इसमें लिखोगे सक्रिय ऊर्जा में अभिकारक के उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। या ऐसे कह सकते हो निष्क्रिय परमाणु को अथवा करके लिख सकते हो, निष्क्रिय परमाणु को सक्रिय बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। दूसरे तरीका ऐसा भी लिख सकते हो, देखो इसे ईएस लिख देंगे और इसे एक हमारी क्या होती है, दहलीज ऊर्जा, दहलीज ऊर्जा माइनस क्या, निष्क्रिय परमाणु की ऊर्जा। जब ये निष्क्रिय था तो उस समय उसकी ऊर्जा कितनी थी, टकराने के पहले ऊर्जा कितनी थी, निष्क्रिय अणु की ऊर्जा। तो एक परिभाषा ये लिख सकते हो, दहलीज ऊर्जा तथा निष्क्रिय परमाणु की या निष्क्रिय अणु की ऊर्जा के अंतर को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। इसको बेटा हम लोग ग्राफ से समझते हैं। जैसे कोई भी हमारा मान लो ये ग्राफ है, तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे कोई भी अभिकारक है तो प्रारंभ में उसके पास ये ऊर्जा होती है जिसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं, एनर्जी बैरियर कहते हैं, अवरोधन ऊर्जा। तो एनर्जी बैरियर ये होती है हमारी। तो क्या होता है कि जब इसको हम लोग ये हमारे अभिकारक टकरा गए तो टकराने के बाद इनकी ऊर्जा बढ़ती जाती है, ऊर्जा बढ़ती जाती है, और एक ये हमारा एनर्जी ये होता है, यहाँ पर क्या है, किसी अभिक्रिया के लिए ये दहलीज ऊर्जा होती है। ये क्या होती है, दहलीज ऊर्जा होती है। टकराने के बाद अगर यहाँ तक ऊर्जा पहुंच जाएगी, टकराने के बाद अभिकारक के टकराने के बाद ऊर्जा अगर दहलीज ऊर्जा तक पहुंच जाए या इससे ज्यादा हो जाए तो उत्पाद में हमारा क्या हो जाएगा, वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। ये देखो अभिकारक की थी, ये क्या था, अभिकारक का था, और यहां पर मान लो क्या आ गया, उत्पाद आ गया, तो ये उत्पाद के लिए आ गया। तो बात समझ गए नहीं समझ गए। तो ये हमारा क्या होता है, देखो टकराने के बाद अगर इनके बीच में रहेगा तो उत्पाद नहीं बदलेगा, अभिकारक उत्पाद में नहीं बदलेगा। वो उत्पाद में तभी बदलेगा जब वो अभिकारक के टकराने की जो ऊर्जा है वो दहलीज ऊर्जा के बराबर आ जाए या ज्यादा आ जाए, तभी वो उत्पाद में बदलेगा। तो इस तरीके ये हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लोगे बेटा, ये पॉइंट में करके लिखना है। ये सब बता रहा है कौन, टक्कर सिद्धांत से ये बताया जा रहा है, आरएनएस जी बता रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, देखो सक्रिय ऊर्जा का मात्रक, सक्रिय ऊर्जा का मात्रक
जूल प्रति मोल अथवा कैलोरी प्रति मोल होता है। मतलब इसका जो मात्रक होगा जूल प्रति मोल अथवा कैलोरी प्रति मोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट करके लिखो, अणुओं की सक्रिय ऊर्जा, अणुओं की सक्रिय ऊर्जा अणुओं के टक्करों के फलस्वरूप होती है। जब तक टकराएगा नहीं तब तक सक्रिय ऊर्जा नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, अभिक्रिया का वेग। अब देखो अभी तक जो बताया अभिक्रिया कब होगी कब नहीं होगी, अब बता रहे वेग के विषय में। अभिक्रिया का वेग प्रभावी टक्करों की संख्या के बराबर होता है। अभिक्रिया का वेग प्रभावी टक्करों की संख्या के बराबर होता है। जो वेग की बात बताया तो इन्होंने बताया कि जो प्रभावी टक्कर हैं, जितने प्रभावी टक्कर होंगे वही क्या बताएंगे, अभिक्रिया के वेग के विषय में बताएंगे। तो ये बेटा थी बात। हम लोग एक छोटे से एक टाइम में हम लोगों ने ये सीखा, अभिक्रिया की आणविकता कोटि सीखा, और फिर आर्हेनियस ने जो टक्कर सिद्धांत बताया था, संघट्ट सिद्धांत, इसके विषय में बताया, इसके विषय में पढ़ा। और ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी अभिक्रिया कब होती है और कब नहीं होती। होने का अर्थ है कि उत्पाद में कब बदलेगा और कब नहीं बदलेगा, ठीक है। और इसमें यह अभिक्रिया का वेग क्या होगा ये हम लोग सीख गए। तो इसे और अच्छे से अपना नोट्स बना लेना और इसको तैयार करते रहना, और वीडियो को दोबारा और अच्छे से देख लेना। अगर न समझ में आया हो तो जरूर समझ में आएगा, और जो बात अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपना ये बात बता सकते हो, तो उसे अगले वीडियो में हम इसे दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं, एक लास्ट क्लास अब होगी थ्योरी की, जिसमें हम लोगों को सीखना होगा क्या, आर्हेनियस समीकरण। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्हेनियस समीकरण पढ़ेंगे। इस तरीके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी का। फिर न्यूमेरिकल कर लेंगे तो पूरी तरीके चैप्टर हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आर्हेनियस समीकरण के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।